नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महवा इटावा, कक्षा 10 वाणिज्य विषय के विनिमय विपत्र नामक अध्याय का अध्ययन करने के लिए आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई ज्ञान गंगा नामक प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे चर्चा के बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। आज हमारे जो चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे, पूर्व ज्ञान का अवलोकन, अर्थात इस अध्याय से हम आपके पूर्व ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। विनिमय विपत्र से आशय, ये विनिमय विपत्र अर्थात बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकार आगे अध्ययन करेंगे। विनिमय विपत्र के पक्षकार, कौन कौन से पक्षकार होते हैं, विनिमय विपत्र की आवश्यक बातें, अर्थात एक विनिमय विपत्र तैयार करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। विनिमय विपत्र की अवधि, एक विनिमय विपत्र की अवधि कितनी होती है और उसकी देय तिथि कितनी होती है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। अंत में हम देखेंगे विनिमय विपत्र के क्या लाभ हैं, हुंडी तथा हुंडी के प्रकार, ये हमारी आज चर्चा के बिंदु रहेगा, और प्रतिज्ञा पत्र। अंत में प्यारे बच्चों आपको गृह कार्य दिया जाएगा, जिस के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विनिमय विपत्र से आशय की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने बताया था पूर्व ज्ञान। प्यारे बच्चों, कोई भी व्यापारी जब माल खरीदता है और वह अपने ग्राहकों को बेचता है तो उसकी दो दशाएं होती हैं, या तो वह नगद माल को बेचे या फिर माल को उधार बेचे। नगद की दशा में व्यापारी तुरंत उसका जो प्रतिफल होता है प्राप्त कर लेता है, और उधार की दशा में प्रतिफल की दो दशाएं होती हैं, या तो प्रतिफल एक निश्चित अवधि के बाद में उसको प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही दे देता है। दूसरा, साक्ष्य के रूप में विनिमय विपत्र नाम का प्रपत्र एक लिखा जाता है, जिस पर और विक्रेता लिखता है, क्रेता उस पर अपनी स्वीकृति देता है, और इस प्रपत्र को एक साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा किए लेते हैं। विनिमय विपत्र की परिभाषा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, जिसकी धारा 5 में इसकी परिभाषा बताई गई है। तो कह सकते हैं विनिमय विपत्र की परिभाषा, साक्ष्य प्रलेख अधिनियम 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81 की धारा 5 के अनुसार परिभाषा इस प्रकार दी गई है। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा विपत्र के वाहक को उसमें उल्लिखित राशि का एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा मांग पर भुगतान कर दे। तो प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य बात आई, ये एक शर्त रहित आज्ञापत्र है। आज्ञापत्र है, ऑर्डर है, लेकिन शर्त रहित है, कोई शर्त नहीं है। लिखने वाले के हस्ताक्षर, ये महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, और इसमें निर्देशित किया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, कि वह एक निश्चित व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति निश्चित होना चाहिए, उसके द्वारा जो आदेशित व्यक्ति है उसको, या फिर जो विनिमय विपत्र का वाहक है उसको एक निश्चित अवधि, एक अवधि इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई, या मांग पर, जब भी डिमांड आती है, ऑन डिमांड राशि का भुगतान कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय विपत्र की विशेषताएं, जो हमने मुख्य बातें आपको यहां बताई, वही इसकी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, इसकी पहली विनिमय विपत्र की जो विशेषताएं हैं उनमें हम कह सकते हैं, जो परिभाषा के आधार पर हमने निकाली है, विनिमय विपत्र लिखित में होना चाहिए। विनिमय विपत्र ओरल नहीं चलेगा, मौखिक नहीं चलेगा, बल्कि लिखित में एक प्रपत्र होगा, तभी वो विनिमय पत्र की श्रेणी में आएगा, विनिमय विपत्र माना जाएगा। विनिमय विपत्र में
भुगतान का आदेश शर्त रहित होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगे, कोई शर्त नहीं लगे, तभी आपका विनिमय विपत्र की श्रेणी में आएगा। विनिमय विपत्र पर लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब तक विनिमय विपत्र पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं है तब तक विनिमय विपत्र मान्य नहीं होता है। विनिमय विपत्र के भुगतान की अवधि निश्चित होती है, इसकी एक डेट होती है, निश्चित अवधि के बाद इसका भुगतान किया जाएगा। तो वो तिथि निश्चित होती है, वो जो 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी निर्धारित कर रहे हैं दोनों की आपसी सहमति से, वो तिथि होती है। विपत्र पर ऋणी की स्वीकृति अनिवार्य होती है। हमेशा मैंने आपको बताया, विक्रेता लेनदार बिल को लिखता है और क्रेता अर्थात माल को खरीदने वाला उस पर अपनी स्वीकृति देता है कि हाँ भाई, हम आपकी इस धनराशि का भुगतान कर देंगे। विनिमय विपत्र का भुगतान विपत्र के लेखक को, या तो लेखक को भुगतान करो अथवा लेखक के द्वारा आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को प्राप्त हो सकता है। पेमेंट है वो किसको मिलेगा? एक तो विनिमय विपत्र के लेखक को मिल सकता है, दूसरा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को मिल सकता है, या विपत्र का जो वाहक है जिसके पास में विनिमय विपत्र है उसको इसका भुगतान प्राप्त हो सकता है। अगला है, मुद्दती विपत्रों पर नियमानुसार मुद्रांक लगाया जाता है। ये मुद्दत से आशय होता है अवधि, समय, यानी कि जो टाइम बाउंड जितने भी आपके विपत्र होते हैं उन पर एक समय अवधि के आधार पर, धनराशि के आधार पर स्टैंप टिकट डिसाइड किए जाते हैं, उस पर वो टिकट लगाए जाते हैं। विनिमय विपत्र में स्वीकर्ता को एक निश्चित राशि के भुगतान करने का निर्देश होता है। इसमें क्या होता है, विनिमय पत्र में इस पर होता है स्वीकर्ता को एक निश्चित धनराशि के भुगतान करने का निर्देश होता है कि भैया आप इतने समय के बाद में इतनी धनराशि का भुगतान करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय पत्र के प्रकार देख लेते हैं। विनिमय पत्र 2 प्रकार के होते हैं प्राय, एक होते हैं ऑन डिमांड, मांग के आधार पर, दूसरे होते हैं समय अवधि के आधार पर। तो ऑन डिमांड क्या है, जब भी हमने डिमांड की तो सामने वाला व्यक्ति हमको पेमेंट कर देगा। उसका एक नमूना देख लेते हैं। मांग पर भुगतान किए जाने वाले विनिमय विपत्र का नमूना। यहां पता रहता है, ठीक है, जो लेखक है जिसको लिख रहा है उसका, और यहाँ धनराशि रहती है, यहाँ स्टाम्प। अभी तो ये समय वाला है, समय वाले पर यहाँ टिकट लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो है आपका ऑन डिमांड है तो यहाँ पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कह सकते हैं मांग पर मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 2000 रुपए, धनराशि कोई भी हो सकती है, एक नमूने के तौर पर बताया मैंने, का भुगतान कीजिए जिसका प्रतिफल दिया जा चुका। ये लाइन बहुत कंपलसरी होती है, जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है। सेवा में जिस व्यक्ति का होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, पता लिख दिया जाता है, इस पर लिखा जा रहा है और यहाँ पर लेखक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका मांग के आधार पर, डिमांड के आधार पर। और आगे का हम फिर आपको समझाएंगे। अब बात आती है विनिमय पत्र के पक्षकार कौन कौन से होते हैं। पक्षकार की चर्चा के लेते हैं। विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला आहर्ता अथवा लेखक, ड्रावर कह सकते हैं। दूसरा है आहरी या स्वीकर्ता, ड्रावी कह सकते हैं। और तीसरा है आदाता या प्राप्तकर्ता, या हम इसको कह सकते हैं रिसीवर। तो इस प्रकार से ये 3 पक्षकार होते हैं जो विनिमय विपत्र के साथ में जुड़े होते हैं। लेखक का क्या काम होता है, वह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है तथा विपत्र लिखने का निर्देश देता है, विनिमय विपत्र का लेखक अथवा आहर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति बिल लिखता है वह व्यक्ति आहर्ता कहलाता है। दूसरा इसमें पक्षकार होता है, एक व्यक्ति ने बिल लिख दिया, दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति देगा, एक्सेप्टेंस देगा, तो हम कह सकते हैं आहरी अथवा स्वीकर्ता। वह व्यक्ति जिसके लिए भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया, यानी वह व्यक्ति जिसको भुगतान करना है अथवा भुगतान करने के लिए अपनी स्वीकृति देता है, और वह व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है भाई हम बिल का पेमेंट कर देंगे, तो वह व्यक्ति आपका स्वीकर्ता या आहर्ता कहलाता है। और तीसरा जो पक्ष होता है वो है प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जो इस बिल का भुगतान प्राप्त करेगा या विपत्र का भुगतान प्राप्त करेगा, वह व्यक्ति है
जिसका नाम विनिमय विपत्र में लिखा जाता है, जो भुगतान प्राप्त करता है। इसमें कंडीशन और भी हो सकती हैं। यह भुगतान प्राप्त करता व्यक्ति जो है, यदि इसको बैंक से बना लिया गया है तो बैंक के पास बिल पहुंच जाता, अर्थात जिसके पास बिल अंत में होगा, इसको हमने बना लिया है बैंक में तो बैंक हो जाएगा, बेचान कर दिया तो बेचान करता हो जाएगा, और उसके बाद कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो कलेक्शन वाली एजेंसी इसका प्राप्त करता हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। ये 3 पक्षकार इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विनिमय विपत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं, जिन बातों को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। पहला स्थान, विनिमय विपत्र के दाहिने सिरे पर लेखक अपने स्थान एवं नगर का नाम लिखता है। मैंने आपको जैसे नमूने तौर पर बताया, इसके दाहिने सिरे पर जो उसका शहर का नाम लिख दिया जाता है, उसके नीचे उसके दिनांक लिख दी जाती है, जैसे 2 नंबर पर दिया है। स्थान एवं नगर के नाम के नीचे विपत्र लिखने का दिनांक, जिस डेट पर आपका विनिमय विपत्र लिखा गया है वो दिनांक यहाँ पर अंकित कर दी जाती है। अवधि की बात करते हैं। विनिमय विपत्र एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है। इस अवधि का उल्लेख विनिमय विपत्र में किया जाता है, यानी कि जिस अवधि के लिए 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 20 दिन, जो भी अवधि होती है, उस अवधि का उल्लेख विनिमय विपत्र में स्पष्ट रूप से किया जाता है। राशि, अवधि निश्चित होनी चाहिए। दिनांक है, लिखने की तिथि ये निश्चित होगी, अवधि निश्चित होगी। धनराशि, यानी कि विनिमय विपत्र में राशि अंकों और शब्दों में लिखी जाती है। हम अंकों में भी लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तो ये राशि भी लिखना अनिवार्य होती है। स्थान, ठीक है। विनिमय विपत्र के बाएं कोने में, यानी कि बाएं कोने में इस भाग में दिनांक अंकों में धनराशि रकम लिख दी जाती है और उसके नीचे स्टाम्प टिकट लगा दिए जाते हैं। ये टाइम बाउंड जो होते हैं, समय अवधि के आधार पर जितने भी आपके होते हैं, ऑन डिमांड में टिकट नहीं लगाते हैं, लेकिन जितने भी आपके जो समय वाले होते हैं उनमें ये स्टाम्प लगाए जाते हैं। प्राप्त मूल्य के बदले, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विनिमय विपत्र में प्राप्त मूल्य के बदले शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका आशय बदले में मूल्य या वस्तु या प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है, इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। हस्ताक्षर, जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया, विनिमय विपत्र के परिभाषा में, कि इसमें हस्ताक्षर होना अनिवार्य होते हैं। हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? विनिमय विपत्र के दाहिने कोने में लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इस साइड में लेखक के हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। विनिमय विपत्र की स्वीकृति, इसकी सामान्य स्वीकृति होती है और एक आपकी विशेष स्वीकृति होती है। 2 प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं, ये देते हैं। चलिए अब विनिमय विपत्र की अवधि एवं देय तिथि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विनिमय विपत्र के भुगतान की तिथि, दर्शनी विपत्र का भुगतान प्रस्तुत करने पर होता है और मुद्दती विनिमय विपत्र का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात में होता है। यानी कि जो दर्शनी हुंडी होती है, जैसे मैंने बताया, जैसे इसको प्रस्तुत किया उसी समय उसका जो पेमेंट हो गया, तो वह जो आपका जो विनिमय पत्र होगा वह मतलब जैसे ही ऑन डिमांड वाली स्थिति आ जाएगी। और दूसरी है मुद्दती विपत्र का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद होता है। इसके लिए 3 रियायती दिनों की सुविधा विधान द्वारा दी जाती है। ये रियायती दिवस अनुग्रह दिवस कहलाते हैं। जिस तिथि पर भुगतान किया जाता है वह तिथि देय तिथि कहलाती है। अर्थात जिस डेट पर हम पेमेंट करेंगे वह तिथि हमारी भुगतान की तिथि की जाएगी। एक शब्द आया इसमें अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस क्या होते हैं? यानी कि विधान में 3 अतिरिक्त दिवस देने का प्रावधान किया गया है। जो आपकी देय तिथि है 3, मान लीजिए 2 माह की अवधि का बिल लिखा है, तो जो उसकी अवधि होगी आपके गणना के अनुसार उसमें 3 अतिरिक्त दिवस जोड़ दिए जाते हैं, जिनको हम अनुग्रह दिवस कहते हैं। तो आगे चल देखते हैं नियम है कुछ इसके। अवधि की गणना किस तिथि से की जानी है, यह स्पष्ट ना होने पर लिखने की तिथि ही विपत्र की गणना की तिथि मानी जाती है या होती है। 3 रियायती दिवस को देय तिथि में जोड़ दिया जाता है। विधान के अनुसार 3 अतिरिक्त दिवस मिलते हैं, जिनको
अनुग्रह दिवस या रियायती दिवस कहते हैं, उसको जो दे तिथि होती है उसमें हम जोड़ देते हैं। अगला है रविवार या छुट्टी होने पर पूर्व कार्य दिवस भुगतान तिथि माना जाएगा। अगर किसी दिन संडे है तो या फिर कोई सार्वजनिक अवकाश है तो उससे जो एक दिन पहले वाला जो दिवस होता है वह देय तिथि माना जाता है। यदि भुगतान तिथि के दिन कोई आकस्मिक छुट्टी जैसे किसी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु अथवा हड़ताल आदि के कारण जो भुगतान की जो तिथि होगी वह आगामी तिथि होगी, अगली तिथि कार्य दिवस माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विनिमय विपत्र के लाभ। विनिमय विपत्र के कुछ लाभ हैं, ऋणदाताओं के लिए लाभ देखने हैं हमें और ऋणी के लिए लाभ देखने हैं। तो पहला है ऋण का लिखित प्रमाण। तो कह सकते हैं जब ऋणदाता द्वारा लिखे गए विपत्र पर ऋणी की स्वीकृति मिल जाती है तो ऋणदाता के पास ऋण देने का एक लिखित प्रमाण पत्र मिल जाता है। यदि ऋणी अपने द्वारा स्वीकृत विपत्र का भुगतान नहीं करता है तो ऋणदाता न्यायालय में स्वीकृत विपत्र को अपने ऋण के साक्ष्य के रूप में भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है। अगला है व्यापार वृद्धि में सहायक। वर्तमान में व्यापार अधिकांशतः साख पर आधारित है। विपत्र के प्रयोग ने उधार बिक्री की वसूली की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस प्रकार व्यापारी अपने माल का उधार विक्रय कर व्यापार का विस्तार कर सकता है, व्यापार को बढ़ा सकता है। धन का नगद स्रोत, जब स्वीकृत विपत्र उसके पास में ऋणदाताओं के पास मिल जाता है तो वे उसको बैंक से बना करके तत्काल धन प्राप्त कर सकते हैं और अपने उनके पास नगद स्रोत के रूप में विनिमय पत्र कार्य करता है। ऋण के भुगतान में सहायक ये जो आपके विनिमय पत्र होते हैं वो ऋण के भुगतान करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो भुगतान में नगद धनराशि ना दे करके जान करके हम अपने ऋणों का भुगतान कर सकते हैं, उनका निपटारा करा सकते हैं। अगला है समय पर भुगतान में सहायक। जब हमने किसी व्यक्ति को निश्चित समय पर धनराशि देने का वायदा किया है तो उसमें एक समय निश्चित हो जाता है कि हमको 3 महीने के बाद में उस राशि का भुगतान मिल जाएगा, तो हम उसके आधार पर अपनी कार्य योजनाएं और भी बना सकते हैं। भावी योजनाओं में सहायक, तो हम कह सकते हैं भविष्य की जो योजनाएं होती हैं उनको योजनाओं बनाने में भी विनिमय विपत्र अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देनदारों को लाभ, उधार क्रय की सुविधा, उनको उधार माल खरीदने की सुविधा मिल जाती है, व्यापारी उधार माल खरीद सकता है। अगला है ऋण भुगतान में सरलता। एक निश्चित अवधि के लिए विपत्र स्वीकार कर लेने पर ऋणी को माल बेचकर उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बचत की भावना, व्यक्ति निश्चित समय के बाद में भुगतान देता है या प्राप्त करता है तो उसके अंदर बचत की भावना हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी साख बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने होते हैं। तो मैंने ये आपको विनिमय विपत्र के कुछ लाभ बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हुंडी एवं हुंडी के प्रकार। हुंडी भी उसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र है जिस प्रकार विनिमय विपत्र होता है। ये भारतीय भाषा में लिखा जाता है, प्राय ये राजस्थान में इसका, राजस्थान मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। और जो व्यापारी लोग होते हैं इसमें मुड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा देख सकते हैं। भारतीय व्यावसायिक इतिहास में हुंडी को भारतीय विनिमय विपत्र, इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। भारत में बहुत प्राचीन काल से हुंडियों का प्रयोग प्रचलित है, यद्यपि वर्तमान काल में यह काफी कम हो गया है। हुंडी वही कार्य करती है जो विनिमय विपत्र करता है। यह भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है, परंतु अधिकतर मारवाड़ी मुड़िया भाषा का प्रयोग होता है। इसमें राशियों का लेखा करते समय राशियों को दूना और आधा भी लिखा जाता है। ऐसा करने का आशय राशियों को परिवर्तित किए जाने से बचाना है। चलिए हुंडियों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, अन्य हुंडियां। और अन्य हुंडियों में शाहजोग, धनीजोग, देखनहार, जोखिम और फरमानजोग, ये आपकी जो हुंडियां हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। इस प्रकार की हुंडी जिनका भुगतान मांग करने पर तुरंत कर दिया जाता है दर्शनी हुंडी कहलाती हैं।
मुद्दती हुंडी, जो हुंडी एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान की जाती हैं वे मुद्दती हुंडी कहलाती हैं। शाहजोग हुंडी, जिस हुंडी का भुगतान किसी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वे शाहजोग हुंडियां कहलाती हैं। धनीजोग हुंडी, जिस व्यक्ति का नाम हुंडी में लिखा होता है उसी व्यक्ति को इस हुंडी का भुगतान किया जाता है, उसे हम धनीजोग हुंडी कहते हैं। देकर हाथ, यह वाहक हुंडी की तरह कार्य करती है। इस हुंडी का भुगतान किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है जो उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। अगला है जोखिमी हुंडी, जब हुंडी का भुगतान केवल उसी दशा में किया जाता है जबकि वह माल रक्षित रूप से पहुंच जाए। फरमानजोग हुंडी, ये थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब एक हुंडी का भुगतान किसी भी ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जिसे हुंडी का भुगतान पाने वाला आदेशित करता है। तो ये हमने कुछ हुंडियों के प्रकार आपको बताए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नमूना देख लेते हैं हुंडियों का। ये हुंडी का एक स्पेसिमेन है। मुद्दती हुंडी, श्री गणेशाय गणेश जी सदा सहाय, यहाँ पर अपने इष्ट देव का नाम सबसे ऊपर लिख दिया जाता है। यहाँ टिकट लगा दिए जाते हैं, नीचे भाषा, यहाँ पर ये भाषा लिख दिए जाते हैं। सिद्ध श्री आगरा के राहुल बंसल का जोग लिखी मथुरा से किशोरी लाल की राम राम वाचना, आगे की हुंडी किता एक तुम्हारे ऊपर करी, रुपया 10,000 अंकेन 10,000 के नीवे, 5,000 के दूने लेना जी, यहाँ रखे श्री राम राय के मिति चैत्रवदी, अष्टमी से 90 दिन पीछे सहाजोग हुंडी चलन कलदार देना जी। हुंडी लिखी मिति चैत्रवदी, अष्टमी सप्तम 2071। अर्थात ये जो भाषा लिखी, यहाँ पर जो डेट लिखी जाती है वो भारतीय भाषा में लिखी जाती है। यहाँ हस्ताक्षर हो जाते हैं, किशोरी लाल जी के हस्ताक्षर हो गए, हुंडी लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हस्ताक्षर हो गए। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रतिज्ञा पत्र की ओर। प्रतिज्ञा पत्र विनिमय पत्र अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित एवं लेखक द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र बैंक या करेंसी नोट के अतिरिक्त है। इसमें इसका लेखक एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार इसके धारक को देने की प्रतिज्ञा करता है। तो ये हमने आपको प्रतिज्ञा पत्र के बारे में बताया। चलिए अब प्रतिज्ञा पत्र के विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रपत्र होता है। इसे वह व्यक्ति लिखता है जिसने उधार माल क्रय किया है, अर्थात इसमें खरीदने वाला व्यक्ति स्वयं माल के प्रतिफल को भुगतान करने की प्रतिज्ञा लेता है, खुद भुगतान करने की कहता है। वह स्वीकृति नहीं देता है, इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। या कोई धनराशि उधार ली है वह इसके भुगतान की प्रतिज्ञा लेता है, खुद व्यक्ति स्वयं लेगा, इस पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई शर्त नहीं होती है, लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, स्टाम्प लगानी होती है, एक निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। इसका भुगतान उसी व्यक्ति को होता है जिसका नाम इसमें लिखा है, अथवा इसका बेचान कर दिया गया हो, या तो उसके लिए जिसको बेचान कर दिया गया हो या उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रॉमिस जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसी को भुगतान इसको दिया जाता है। विनिमय पत्र की भांति यह एक वैधानिक पुर्जा है। यह देनदार के द्वारा लेनदार पर लिखा जाता है। विशेषताएं आपको बताएं। चलिए अब एक नमूना देख लेते हैं। प्रतिज्ञा पत्र का नमूना किस प्रकार है, ये नमूना आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र का नमूना 500 रुपये, टिकट लग गए, पता लिख दिया। आज से 4 माह बाद में श्री रामलाल शर्मा या उसके आदेशानुसार केवल 500 रुपये का भुगतान करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रतिफल प्राप्त है। मुख्य चीज है प्रतिफल हमें मिल चुका है, अब बस हम आपको पेमेंट करेंगे, ये रमेश जी ने प्रॉमिस कर लिया है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के बाद में विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है, इसके अंतर के बारे में हम जान लेते हैं। विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, इसका लेखक विक्रेता या ऋणदाता होता है, यानी कि जो माल बेच रहा है वही लिखता है और क्रेता इस पर अपनी स्वीकृति देता है। लेकिन यहाँ पर इसका लेखक ऋणी अर्थात क्रेता होता है, जिसने माल खरीदा वही
पेमेंट करने की प्रतिज्ञा स्वयं लेता है, तो हम इसे कह सकते हैं। अगला है, इसमें स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक क्रेता अपनी स्वीकृति नहीं देगा तब तक ये मान्य नहीं होता है। इस पर स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला स्वयं भुगतान करने की प्रतिज्ञा लेता है। इसमें 3 पक्षकार होते हैं, इसमें मात्र 2 पक्षकार होते हैं। इसका लेखक यदि स्वीकृति के बाद बिल अपने पास ही रखे तो भुगतान प्राप्तकर्ता को हो सकता है। अगर जिसने विनिमय विपत्र है, जिसने स्वीकृति मिलने के बाद में लिखने वाला इसको अपने पास रख लेता है, तो पेमेंट लिखने वाले को ही मिलेगा। अंततः अगर थर्ड पार्टी को भुगतान कर देता है, थर्ड पार्टी को पेमेंट के रूप में दे देता है, या फिर उसका भुगतान करने के लिए बैंक से बना लेता है प्राप्त करने के लिए, तो वो भुगतान है वो थर्ड पार्टी लेगी। इसका लेकर भुगतान प्राप्त करने वाला साधारणता नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने वाला खुद देने की प्रॉमिस कर रहा है, जब तक कि यह बेचान होकर लौटकर लेखक के ही पास न आ जाए। इसके अनादर होने की सूचना देना आवश्यक होता है। इसमें सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखित आदेश होता है, इसमें लिखित प्रतिज्ञा होती है। इसमें अनादर होने पर नोटिंग कराया जा सकता है, इसके अनादर होने पर नोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने ये आपको विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा विपत्र में, प्रपत्र में कुछ अंतर बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा, इस अध्याय में आपने क्या जाना, इसका एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। आपने इस अध्याय में जाना विनिमय विपत्र से आशय, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, विनिमय विपत्र के पक्षकार कौन कौन से पक्षकार थे, उन पक्षकारों को हमने जाना। विनिमय विपत्र की आवश्यक बातों के बारे में जाना, क्या क्या लिखना जरूरी है विनिमय पत्र में। अगला हमने इसमें जाना विनिमय विपत्र की अवधि क्या होनी चाहिए एवं देय तिथि तथा लाभ, हुंडी तथा हुंडी के प्रकार के बारे में जाना। अंत में प्रतिज्ञा पत्र के बारे में जाना। चलिए अब हम बात करते हैं गृहकार की। आपको कुछ गृहकार दिया जा रहा है, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर हल करके अपने विषय अध्यापक से चेक कराएं। विनिमय विपत्र की परिभाषा लिखिए, इसकी विशेषताएं बताइए। विनिमय विपत्र के पक्षकार कौन कौन से होते हैं समझाइए। विनिमय विपत्र के क्या क्या लाभ हैं समझाइए। विनिमय विपत्र का नमूना बनाइए, प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाइए। प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय विपत्र में अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम लोग क्रियात्मक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। थैंक यू।